हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है ना, ये सारे के सारे हमारे जो पर्वतंत्र हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए, ये पश्चिमी पर्वतंत्र है, ये जो डार्क कलर से है ये वाला, और जो पूर्वी है ये है जो लाइट कलर से ये वाला। तो देखो पश्चिम में कौन से हैं, माही हो गया, माही हो गया, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ये वाले तो हैं पश्चिम के। और जो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, बराक, ब्रह्मी, महानदी, पेन्नार, कृष्णा, कावेरी, ये सारे के सारे जो नदी बेसिन है, ये कौन से नदी बेसिन हो गए हैं, ये हो गए पूर्वी पर्वतंत्र के। ठीक है, तो जो ये नदियां हैं ये हमारे पूरे के पूरे भारत देश में क्या कर रही हैं, जल प्रवाहित कर रही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्या है कि जो जल है ना, वो दूसरे नंबर पे जो ये जीवनदायिनी जो संसाधन आते हैं उनमें उसका दूसरा नंबर है, बहुमूल्य उपहार है ये प्रकृति का दूसरे नंबर का। पहला क्या है, पहली है हवा, ठीक है, वायु है पहली, और दूसरा है जल। जैसे हम हवा के बिना नहीं रह सकते, तो उसके बाद जो सेकंड चीज़ जो आती है वो कौन सी है, वो है जल, जिसके बिना हम अधिक टाइम तक नहीं रह सकते हैं। आगे देखिए, जो धरातलीय जल है और जो भूमिगत जल है, इन दो रूपों में हमें जो पानी है वो प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे वर्षा होगी उसका कुछ पानी तो हमारे धरातल के ऊपर जो भी नदियां हैं, तालाब हैं, उनमें चला जाएगा, और कुछ पानी नीचे रिस कर अंडरग्राउंड चला जाएगा, और फिर हम जो नलकूप हैं उनके द्वारा हम उस पानी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो भारत में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होती है ना, वो जून से लेके और सितंबर तक इन 3-4 महीनों में ही होती है। तो बारिश जो हुई वो पूरे 12 महीने से 3-4 महीनों में ही हुई है। तो हमारे पास बारिश जो हुई हमारे देश में वो कम हुई, 3-4 महीने ही हुई। बाकी जो टाइम होगा तब हम पानी कहाँ से लाएंगे, तब हम लाएंगे जो भी हमारे जो भूमि के ऊपर जितने भी स्रोत हैं, यानी कि नदियाँ, तालाब, जोड़ हो गए जो भी हैं उनसे, और जो भूमिगत जल है वहाँ से। और जो उत्तर पूर्वी जो मानसून है वहाँ पे केवल तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, जो उत्तर पूर्वी मानसून आएगा ना, वो केवल और केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में जो वर्षा है वो करता है। और जो बाकी के जो भी भाग बच गए, यहाँ पे जल कहाँ से आता है, जितने भी जो भूमि के ऊपर जो धरातलीय स्रोत हैं या फिर भूमिगत स्रोत हैं उनसे आता है। ठीक है, आगे देखिए, ये जल जो है इसकी उपलब्धता के बारे में देखिए। पृथ्वी पर टोटल कितना जल है, वो है 71%, और उस जल का जो लवणीय भाग है वो कितना है, वो सबसे ज़्यादा है। कितना है, वो है 68। ठीक है, कितना है, 68%। तो बचा कितना, 3%। ये 3% जो जल है ना, यही जो जल है उसको हम सब यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपना जितना भी काम कर पा रहे हैं हम, वो इस 3% जो जल है ना, ये अलवणीय है, इसी से ही कर पा रहे हैं। 3% में ही हम पानी को पिएंगे, उसी से ही हम सिंचाई कर रहे हैं, उसी से ही हम उद्योग धंधों में यूज़ करें। तो वो कितना जल है, केवल और केवल 3%। और जो बच गया 68% वो कहाँ है, वो है समुद्रों में। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये ध्यान से देख लेना। टोटल जो पानी है वो है 79% है अर्थ के ऊपर, और उसमें से केवल और केवल 3% पानी है जो वो ही अलवणीय है, यानी कि पीने योग्य है। नेक्स्ट ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये देखो, भारत में विश्व के टोटल 2.4% भूभाग पर 4% जल संसाधन और 17.5% मानव संसाधन है। क्या कह रहा है इस लाइन में कि टोटल जो एरिया है वो हमारा पूरे विश्व का है 2.45%। ठीक है, और जो जल संसाधन है पूरे विश्व के, उनमें से हमारे पास है केवल और केवल 4%। और जो मानव संसाधन है, जो पॉपुलेशन है वो कितनी है पूरे विश्व की हमारे देश में, वो है 17.5%। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। टोटल विश्व का जो एरिया है, क्षेत्रफल है उसका, भारत कितना है, 2.45। टोटल विश्व में जो जल संसाधन है उतने उसके हमारे इंडिया में कितने हैं, ये वाटर रिसोर्सेज, वो है केवल 4%। और जो मैन रिसोर्सेज है, जो पॉपुलेशन हमारी टोटल वर्ल्ड में जो कितने परसेंट है, वो है 17.5% है। ठीक है, आगे है जो जल है उसके 2 स्रोत हैं, कौन से, धरातलीय जल और भूमिगत जल। तो जो धरातलीय जल है वो कौन सा जल है, नाम से पता चल रहा है ना, धरातल यानी कि जो ये हमारी पृथ्वी है उसका जो ऊपरी भाग है, धरातल है, सरफेस एरिया है, उसके ऊपर पाया जाता है, वो वाला जल है। ठीक है, और भारत में 32.86 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्रफल पर प्रतिवर्ष औसतन 108
क्या कह रहा है, जो भारत का टोटल एरिया है वो कितना है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसके ऊपर जो बारिश होती है ना वो केवल 108 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हो पा रही है। ठीक है, 108 सेंटीमीटर हो रही है प्रतिवर्ष हम जब औसत निकालते हैं तो। और इस जो ये बारिश हुई 108 सेंटीमीटर, इससे पानी कितना मिला हमें, इससे पानी मिला 4000 घन किलोमीटर जल मिला हमें, जिसमें से जो नदी झील हैं तालाब हैं यानी कि जो सरफेस एरिया है जो धरातलीय जल है उसको कितना आया, उसके हिस्से आया 18.69%। कितना आया 18.69% आया। फिर जो है 18.6 नहीं है फ्रेंड्स, ये है 1869, कितना है 1869। तो क्या हुआ, भारत का टोटल एरिया है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, इसके ऊपर औसत वर्षा हुई 108 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। फिर जो भारत में जो भी पानी मिला इस वर्षा से वो मिला 4000 घन किलोमीटर जो पानी है वो हमें मिला, जिसमें से जो सतही पानी है जो नदियां हैं झीलें हैं तालाब हैं इनको मिला 1869 घन सेंटीमीटर। फिर इसमें से कुछ मिट्टी की नमी में चला गया और कुछ वाष्प के द्वारा उड़ गया, वो है 1341 घन किलोमीटर। फिर जो शेष बच गया ना 790 घन किलोमीटर वो भूमि के द्वारा सोख लिया गया और जो भूमि का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बन गया, कितना 790 घन किलोमीटर। तो ये था पानी का। आगे जो धरातलीय जल है वो कौन सा होता है, ये हमने अभी अभी जाना ही है कि जितनी भी नदियां झीलें तालाब हैं इनमें जो भी जल पाया जाता है वो क्या है, धरातलीय जल है। नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम देखिए, इससे पता चलेगा कि धरातलीय जल का उपयोग जो हो रहा है कहाँ पे कितना हो रहा है। तो ये देखो सबसे ज़्यादा जो जल है ये है 89% जो जल है ये हो रहा है कृषि में यूज़। ठीक है, फिर इसके बाद हो रहा है ये 9% है ये है घरेलू में, फिर जो बच गया ना वो यूज़ हो रहा है उद्योगों में। तो कृषि में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ जो धरातलीय जल है वो, और सबसे कम किस में हुआ, सबसे कम हुआ घरेलू उद्योगों में। नेक्स्ट देखिए आगे है फ्रेंड्स, जो भारत में जो नदियां हैं उनका कुल जो जल है वो कितना है 60% है। भारत की जो नदियां हैं उनमें कुल जो प्राप्त जल है वो 60% है, और वो कहाँ से आ रहा है, हिमालय से आ रहा है। कौन सी नदियां हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इनमें है 60%, और 16% जो जल है वो है मध्य भारत की जो नदियां हैं ना उनमें, नर्मदा ताप्ती और महानदी, और शेष बच गया जो 24 वो आ रहा है गोदावरी कृष्णा और कावेरी में। तो ये टोटल 10 जो नदियां हैं ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। आगे देखिए इनकी सारणी दी गई है, तो ये आप सारणी पढ़ लेना। शुरू की 5 मैं करवा देती हूँ। पहली नदी है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है 2525 किलोमीटर, और जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो है 100062 वर्ग किलोमीटर। फिर है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर, और भारत में इसका जो ये अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, वो है 366223। और जो गंगा नदी थी ना उसका भारत में टोटल कितना है 86145 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई है 2880, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 58080, और भारत में है इसका 194413। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है उसकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, और इसका अपवाह क्षेत्र हो गया 1165000 वर्ग किलोमीटर। ये हैं टोटल, ये ऊपर वाली जो 5 नदियाँ थी मैंने करवा दी, और ये लिस्ट आप देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है धरातलीय जल का उपयोग। जो धरातलीय जल है उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, 89% तो हो रहा है कृषि कार्यों में, और 9% हो रहा है घरेलू कार्यों में, और 2% हो रहा है उद्योगों में। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की जो समुद्री तट रेखा है ना वो कटी फटी है आंशिक रूप से, और केरल उड़ीसा पश्चिम बंगाल यहाँ पे क्या है लैगून झीलें बन गई है। क्यों, क्योंकि जो तट रेखा है वो थोड़ी सी कटी फटी सी है, जिससे वहाँ पे लैगून्स झीलें बन गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये लैगून है यहाँ पे क्या है, खारा जल है। क्यों है भाई, ये जो समुद्र के किनारे हैं तो वहाँ पे पानी कहाँ से आएगा, समुद्रों से ही आएगा, और वो पानी होगा खारा। और इनका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं हम, मत्स्य पालन में, नारियल और चावल की कुछ किस्मों में जो है वो खारा जल ये है वो हम यूज़ करके और फसलें प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जो भूमिगत जल है वो, भूमिगत जल के बारे में देखो, भारत में वर्षा से प्राप्त जो 4000 घन किलोमीटर जो जल हमें प्राप्त हुआ था उसमें से
490 जो घन है वो भूमिगत जल के रूप में हमें प्राप्त होता है, और इनमें से 430 घन किलोमीटर जो जल है वो भूमि की ऊपरी सतह तक हमें पहुंच पाता है। यानी कि जो 790 घन किलोमीटर जो जल रिस के भूमिगत हो गया था ना, उसमें से केवल और केवल 430 घन किलोमीटर जो जल है वो ऊपरी सतह पर आ पाता है, और जो है वो नीचे की चट्टानों में चला जाता है। ठीक है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा भूमिगत जल यूज हो रहा है ना वो दक्षिणी भारत में होता है। दक्षिणी भारत में कैसे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुएं खोद लेते हैं, नलकूप खोद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बारिश हुई है वो सबसे कम होती है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करेंगे, नलकूप और कुएं खोद लेंगे। और वो कहाँ पे खोदते हैं, ये जो तालाब के किनारे होते हैं और जो जल भराव क्षेत्र होते हैं ना उनके आसपास ये खोदते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी ये पानी था, ये भूमिगत जल था, ये नीचे गया था ना, वो थोड़ा पानी है, लेकिन जो ये तालाब वगैरह होंगे इसके आसपास या फिर जो जल भराव क्षेत्र होगा वहाँ पे इनको थोड़ा ऊपरी सतह पर ही जल मिल जाएगा। ठीक है, और कौन से ये राज्य हैं जहाँ पे इस तरह से नलकूपों द्वारा और जो ये तालाब वगैरह इनके द्वारा सिंचाई करते हैं, वो हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग। फिर इधर आ गया उत्तर प्रदेश के हांसी, बांदा, हमीरपुर जिले, और राजस्थान का जो अधिकांश जो पूर्वी भाग है ना ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नलकूपों से, कुओं से, बावड़ियों से, इनसे सिंचाई की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, यहाँ पे रंध्र युक्त जो कोमल चट्टानें पाई जाती हैं उनसे 44% भूगर्भिक जल उपलब्ध होता है। कितना? जो सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो भी एरिया है ना, यहाँ पे जो कोमल चट्टानों में जो रंध्रों में जो पानी पाया जाता है वो टोटल भूमिगत जल का जो है वो 44% हमें यहाँ पे पाया जाता है। और इसलिए जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो बिहार वाला एरिया है ना, यहाँ पे क्या है, भूमिगत जल जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पे फिर अधिक से अधिक कुएं और नलकूप भी खोद लिए जाते हैं ताकि अच्छे से ये सिंचाई कर सकें। फिर है जो भूमिगत जल है उसका उपयोग जो हो रहा है वो कितना कितना कहाँ कहाँ हो रहा है। ये है जो भूमिगत जल है ना, इसका उपयोग देखो 92% तो हो रहा है किसमें, कृषि में। ये 3.0 हो रहा है, ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है घरेलू उपयोग में। और 5% हो रहा है उद्योगों में, जो भूमिगत जल है उसका यूज। आगे देखिए, सिंचाई एवं सिंचाई के साधन। भाई हम सिंचाई किससे करते हैं? सिंचाई हम नदियों से करते हैं, नहरों से करते हैं, तालाब से करते हैं, कुएं नलकूपों से करते हैं। इसके अलावा पुराने टाइम पे हम करते थे रहट से, रहट, चड़स, ढेकुली और डीजल पंप वगैरह। और अब तो आ गए हैं विद्युत पंप भी। ये सारे के सारे क्या हमारे सिंचाई के साधन है। इनको है ना एग्जाम में दे सकता है एग्जामिनर। देखो कैसे आएगा, देखो पहले किस किस से होता था, पहले ये सारे नदियां, नहरें वगैरह, तालाब थे। नदियां बहुत कम, ये नहरें बहुत कम थी। नदियां तो थी लेकिन जो नहरें हैं वो बहुत कम थी। ठीक है, तालाब लोगों को अधिक से अधिक खोदने पड़ते थे, लेकिन जो क्या करते थे, रहट, चड़स, ढेकुली, इनसे वो ज़्यादा वो करते थे, सिंचाई करते थे। तो आ जाए कि पूर्व के काल में सबसे अधिक होता था वो किससे होता था, रहट से, चड़स से और ढेकुली से होता था सिंचाई। आगे है, भारत में सिंचाई के लिए जो जल संसाधन है उनकी आवश्यकता क्यों हुई। जो ये कुएं खोदे हमने, जो नहरें बनाई, नलकूप बनाए, उनका हमने इतना ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, किस लिए उनकी आवश्यकता हमें हुई। तो देखिए पहला पॉइंट है इसका, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से उत्पादन जो है उसकी अधिक आवश्यकता। जनसंख्या बढ़ रही है भाई, डे बाय डे जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको खाद्य पदार्थ की भी अधिक नीड होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सिंचाई से अधिक कृषि जो है वो कर पा रहे हैं और हमें अधिक से अधिक भोजन जो है वो प्राप्त हो पा रहा है। नेक्स्ट है वर्षा की अनिश्चितता या अनियमितता। मान लो हमारे इंडिया में 3-4 महीने ही बारिश होगी तो हम जो कृषि कर रहे हैं वो उसको पानी कहाँ से देंगे, सिंचाई कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए हमें सिंचाई के लिए इन संसाधनों की जरूरत पड़ी। तीसरा है वर्षा का असमान वितरण। वर्षा किसी राज्य में अधिक हो रही है, किसी में कम हो रही है, तो ये असमान वितरण है। तो जहाँ पे कम हो रही है उनको कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जिससे वो सिंचाई कर सकें या पानी की पूर्ति कर सकें। नेक्स्ट है गहन कृषि और बहुफसलीकरण। जो हम व्यापार की दृष्टि से ज़्यादा कृषि करते हैं या फिर बहुफसलीकरण करते हैं उसमें हमें अधिक पानी की नीड होती है सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। जैसे देखो जो चावल की खेती करते हैं ना उसमें हमें अधिक इसकी ज़रूरत होती है पानी की।
इसी तरह से जो हम जूट वगैरह उगाते हैं इसमें भी होता है। नेक्स्ट देखिए सूखे की समस्या। जो सूखा पड़ता है, अगर भाई मान लो कहीं पे सूखा पड़ गया तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई तो जुगाड़ करेंगे ना जिससे हमें वहाँ पे पानी की उपलब्धता हो जाए। तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, सूखे वाले एरिया में, जिस एरिया में बाढ़ आती है उससे हम नहरें निकाल के लेके जाएंगे सूखे वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या होगा, पानी की उपलब्धता हो जाएगी और हम सिंचाई भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है नए संकर बीज। हाँ, हम जो नए जो बीज वगैरह यूज कर रहे हैं ना, उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनको अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। आगे देखिए, इसमें आगे है शुष्क क्षेत्रों में फसलोत्पादन। 1 मिनट रुकिए। जो भी ये सूखा प्रदेश है, जहाँ पे भी सूखा पड़ गया है, शुष्क प्रदेश है, वहाँ पे हम अगर फसल उत्पादन कर रहे हैं या फिर हम चरागाह के लिए जैसे पशुओं के लिए चारा उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें पानी की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से हम सिंचाई करेंगे अगर वर्षा नहीं आएगी तो। नेक्स्ट है मिट्टी की प्रकृति और चरागाह के विकास के लिए भी जो सिंचाई है उसकी आवश्यकता होती है। कैसे भाई, देखो मिट्टी की प्रकृति में कैसे सिंचाई की आवश्यकता होती है भाई। मान लो बारिश आ गई है, बारिश का ये नहीं है कि भाई वो रोज रोज ही बरसता रहेगा। 3-4 दिन मान लो बारिश आ गई, वहाँ पे मिट्टी जो है उसमें नमी बन के रहेगी, मान लो 10 दिन 15 दिन, 10-12 दिन के बाद जो नमी है वो खत्म हो जाएगी। नमी खत्म हो जाएगी, जो मिट्टी है वो सूख जाएगी, उसमें कोई भी फसल नहीं उपजेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो चरागाह हैं, कहीं पे भी हम पशुओं के लिए चरागाह बना रहे हैं तो वहाँ पे जो पशुचारण हो रहा है, फिर से जो घास है उसको जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए भी तो हमें उसमें सिंचाई करनी होगी ना। तो यही है मिट्टी की प्रकृति और चरागाह के विकास के लिए जो सिंचाई उपयोग में आती है वो। नेक्स्ट है जो इतिहास है। हम पुराने समय पे हम भाई सिंचाई करते थे, वो किससे करते थे भाई, कौन से कारक थे जिनसे हम सिंचाई करते थे, किसने जो है वो ये संसाधन उपलब्ध करवाए, कैसे बनवाए, कैसे इनका निर्माण करवाया, वो है। देखो वैदिक काल में नहर के लिए कूल्या या कुएं के लिए अवर शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक काल में नहर को क्या कहा जाता था, कूल्या या फिर कुआं। क्या कहा जाता था, कूल्या या फिर कुआं कहा जाता था नहर को वैदिक काल में। फिर एक वर्णन आता है मैगस्थनीज ने क्या किया था, इंडिका बुक लिखी थी, जिसमें क्या किया उन्होंने, चंद्रगुप्त का एक राज्यपाल था और उसका नाम था पुष्पगुप्त। क्या था, चंद्रगुप्त के राज्यपाल का नाम था पुष्पगुप्त। उसने क्या करवाया था, उसने सुदर्शन नामक झील बनवाई थी। और कहाँ बनवाई थी, जो पर्वतीय नदी है गिरनार जो है गुजरात में, पर्वतों पर गिरनार पर इसने एक सुदर्शन नामक झील बनवाई थी। ठीक है, किसने बनवाई थी, जो चंद्रगुप्त है उसके राज्यपाल पुष्पगुप्त ने बनवाई थी और इसका वर्णन मैगस्थनीज ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक जो सम्राट थे, इन्होंने भी बहुत सारी झीलें और जो नहरें थी वो बनवाई थी। फिर आगे दिया गया है चाणक्य ने ईसा पूर्व गुप्त काल में कहा था कि सेतुबंध कृषि के आधार होते थे। ये क्या था, सेतुबंध क्या थे, ये कृषि के आधार माने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में कावेरी नदी पर दूसरी शताब्दी में सिंचाई के लिए 300 मीटर लंबा, 12 से 18 मीटर चौड़ा और 5 से 6 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया था, जो कि संसार का सबसे प्राचीनतम बांध माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, देश में क्या हो रहा है कि टोटल जो कृषि योग्य भूमि है उसमें 60% भाग पर हम सिंचाई करते हैं, तब हम कृषि कर पाते हैं। ठीक है, और उत्तरी भारत में नहर, कुएं, नलकूप और दक्षिण भारत में तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, जो टोटल एरिया है वो कितना है भारत में जिससे हम सिंचाई करके कृषि प्राप्त करते हैं, वो फसल प्राप्त करते हैं, वो है 60%। ठीक है, और उत्तर भारत में कौन से साधन है सिंचाई के, वो है नहर, कुएं, नलकूप, नहर, कुएं और नलकूप। जबकि जो दक्षिण भारत है उसमें है तालाब। ये दक्षिण भारत का तो बहुत बार पूछा गया कि दक्षिण भारत में जो सिंचाई के साधन है वो कौन से हैं, वो है तालाब और नहरें। कौन से हैं, तालाब और नहरें। नेक्स्ट देखिए, एक डायग्राम है, ये देख लीजिए सिंचाई के साधन का। देखो जो सिंचाई है वो हम 2 तरह से करते हैं, एक है धरातलीय जल से, एक है भूमिगत जल से। पहले हम पढ़ेंगे धरातलीय जल। तो देखो धरातलीय जल है वो 2 प्रकार का है, नहरों में और तालाबों में। फिर जो नहरें होती हैं वो भी 2 तरह की होती हैं, नित्यवाहिनी और अनित्यवाहिनी। नित्यवाहिनी में सदा पानी चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकती है, और अनित्यवाहिनी जो होती है उसमें कभी कभी पानी रोक दिया जाता है। तालाब जो है वो भी 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक तालाब और जो कृत्रिम तालाब। नेक्स्ट है
भूमिगत जल। भूमिगत जल है वो भी दो प्रकार का होता है, कुओं में और नलकूपों में। कुएं भी दो प्रकार के हैं, पक्के कुएं और कच्चे कुएं। नलकूप दो प्रकार के हैं, खुले और बंद नलकूप। ठीक है, तो ये है हमारे जो सिंचाई के साधन है वो। आगे है फ्रेंड्स, जल समस्या आती है। कैसे आती है जल समस्या? देखो, जो भी हमारे जल संसाधन है ना, उनमें औद्योगिक, कृषि और जो घरेलू अपशिष्ट है वो डाल दिया जाता है, जिससे जो जल है वो हो जाता है प्रदूषित। वो न सिंचाई लायक रहता है न पीने लायक रहता है। ठीक है, वो खराब हो जाता है। फिर है जल की उपलब्धता का ह्रास। देखो, जो अवांछनीय जो पदार्थ हम इनके उद्योगों के, कृषि के और घरेलू अपशिष्ट के हम जो इसमें पानी में डाल देते हैं, उससे क्या होता है, जो जल की जो उपलब्धता है, जो अच्छा जल भी है ना, वो भी खराब होता जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? ये सारा का सारा जो जल है, जो नदियों में, तालाबों में, झीलों में, इनमें जो विषैले पदार्थ डाल के खराब किया जा रहा है, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे, कुछ ना कुछ संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है वो देखो। फर्स्ट है जल प्रदूषण का निवारण। जल प्रदूषण का निवारण कैसे होगा भाई? जो पृथ्वी पर जितने भी जो संसाधन हैं जल के, जहाँ से हमें अच्छा जल प्राप्त हो रहा है, उस पर क्या कर रहे हैं लोग बाग? कीटनाशक, उर्वरक ये वाले यूज कर रहे हैं, या फिर जो उद्योगों का जो गंदा पानी है वो उसमें मिला रहे हैं। घरेलू जो गंदा पानी है वो जा रहा है उनमें, जैसे नदियों में डाल दिया, तालाबों में डाल दिया। इस तरह से आजकल हो गया ना, जैसे गाँव में भी जो तालाब होते हैं, पहले ये साफ सुथरे तालाब होते थे, इनमें क्या करते थे हम, पशु वगैरह थे जो, उनको पानी पिला के लेके आते थे। तो आजकल जो जितना भी गांव का जो गंदा पानी है ना, लगभग बहुत से गांव में ऐसा देखा गया इन तालाबों में आ गया है वो। ठीक है, इसकी वजह से जो ये तालाब है ना, ये बिल्कुल बहुत ही गंदे हो गए हैं। न कोई वहाँ पे पानी पिलाने के लेके जाता है अपने पशुओं को, और ये ऐसे ही बहुत गंदे सड़े रहते हैं ये वाले जो तालाब हैं, और कोई भी इन पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो हमें इन पर कोई ना कोई ऐसा उपाय करना चाहिए ना, कि जो वो पानी है उसकी निकासी इस तरह से की जानी चाहिए कि वो अच्छे शुद्ध जल के जो स्रोत हैं वो खराब ना हो सके। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो उद्योगों का जो पानी है, घर का जो पानी है, उसको हम परिष्कृत कर सकते हैं ना कोई ऐसी टेक्निक लगाई जा सकती है जिससे वो खराब पानी है उसको भी थोड़ा उसकी क्वालिटी सुधार के कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जो पानी होता है ना, जैसे जो लवणीय पानी है या अशुद्ध पानी है, उसमें देखो सबसे पहले ये घरेलू पानी है, हम बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, तो भाई क्या होगा, उस पानी को थोड़ा कुछ टेक्निक यूज करके उसको सुधारा जा सकता है। जैसे हम उसको ये पेड़ पौधों में यूज कर लें, बागवानी में यूज कर लें। ऐसे ही क्या होगा, जो ये इसमें उद्योग धंधे उनमें जो अपशिष्ट जल है उसको हम थोड़ा बहुत उसको ठीक करके, मान लो उसमें कोई ना कोई टेक्निक लगाई, और फिर जो शीतलन है और जो अग्निशामक जो यूज़ हो रहे हैं वहीं पे उद्योग धंधों में ही, उनमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, हमने जो भी घरेलू जल को हमने बागबानी में यूज़ किया, जो उद्योगों का जल है उसको अग्निशामक में या फिर शीतलन में यूज़ किया, तो ये जो जल है इसका क्या हो गया, पुनर्चक्रण हो गया ना, पुनः उपयोग हो गया इसका। नेक्स्ट है जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन है, इसका क्या मतलब है कि जैसे देखो, बारिश का जल है, जो धरातलीय जल है, जो भूमिगत जल है, इन संसाधनों का अच्छे से हम प्रबंध करके, और जो पानी है उसको हम बचा सके अधिक से अधिक, जो खराब हो रहा है या फिर अधिक यूज हो रहा है उससे। ठीक है, जैसे देखो बारिश आएगी भाई, बारिश आ रही है, अगर हमने कहीं ना कहीं ये वर्षा के पानी को स्टोर कर लिया तो हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही जो बांध हैं, पानी अधिक है वहाँ पे हम बांध बना देते हैं, झील जो तालाब है उसमें पानी का संचयन कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये जल संभरण ही तो कहलाएगा ना, कि हम उस पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। और कुछ जो सरकार हैं, केंद्रीय सरकार हैं, और कुछ राज्य सरकार हैं, कुछ जो सरकारी और गैर सरकारी जो भी संगठन है ना, वो पानी के संचयन के लिए बहुत से मतलब अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्रबंधन किए गए हैं। देखो, ग्रामीण जल को पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा हरियाली जल विकास संभर परियोजना संचालित की गई है। कहाँ पे की गई है हरियाली जल संभरण जो विकास परियोजना, ये की गई है ग्रामीण जनसंख्या के लिए, गांव में की गई है। जो भी हरियाली ये है ना विकास योजना, ये जल संभरण से रिलेटेड, ये गांव में लोगों को पेयजल मिल जाए, सिंचाई जल मिल जाए, मत्स्य पालन के लिए, पेड़ उगाने के लिए पानी मिल जाए, उसके लिए केंद्र सरकार ने चलाई है। ये कौन सी है, हरियाली जल संभरण विकास परियोजना, जो कि केंद्र सरकार ने चलाई है और गांव में चलाई गई है, ये पानी का प्रबंधन हेतु। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना। नेक्स्ट है
राजस्थान के अलवर में अखारी पानी संसद क्या है? राजस्थान के अलवर में अखारी पानी संसद। और आंध्र प्रदेश में है नीरू मीरू, ये जल योजना है। क्या है? नीरू मीरू जल योजना। क्या है? जल और आप। नीरू यानी कि पानी, मीरू यानी कि मैं, आप। नीरू मीरू जल योजना कार्यक्रम चलाया है आंध्र प्रदेश में। और जो तमिलनाडु है उसमें भाई क्या किया गया है? जल संग्रहण के लिए पहले संरचना बनाएंगे, उसके बाद हम अपना घर बनाएंगे। क्या है? ये 3 पॉइंट और देखना। राजस्थान में पानी के जो ये संभरण है, पानी का जो प्रबंधन किया गया है संचयन के लिए, क्या चलाया गया है? अखारी पानी संसद। क्या है? अलवर में है अखारी पानी संसद। इसमें भी जो वर्षा जल है उसके संचयन से रिलेटेड है। और जो आंध्र प्रदेश है उसमें है नीरू मीरू जो जल योजना है वो चलाई गई है। और तमिलनाडु का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है, क्या है कि भाई पहले हम कोई ना कोई ऐसा संग्रहण संरचना बनाएंगे, जैसे कोई हौद बना दिया, या फिर पानी ये जमीन के नीचे हमने अंडरग्राउंड हौद बना दिया, या ऊपर, मतलब पहले कोई ना कोई पानी को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करेंगे, उसके बाद ही तमिलनाडु में घर बनाएंगे। ठीक है, ये है। आगे है वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन नाम से ही पता चल रहा है भाई, जो भी बारिश का पानी आता है उसको हम संचित करें, स्टोर करें। ठीक है, इससे क्या होगा, हम मान लो जो भी एरिया ऐसा है जहाँ पे सूखा पड़ता है, वहाँ पे गर्मी के दिनों में या फिर जहाँ जब भी बारिश नहीं होती या पानी की कमी होती है, तो हमने जो स्टोर किया था ये रेनफॉल से जो वाटर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम कहाँ कहाँ पे जो वर्षा का जल हमें कहाँ कहाँ मिलता है, ये देखो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें परंपरागत जो वर्षा के लिए जो झीलें हैं, जो तालाब हैं, और जो भी उन्होंने हौद वगैरह, टंकन वगैरह बनाए हैं उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। फिर ये सूखे के टाइम पे या गर्मी के टाइम पे उस संचित पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये राज्य सरकार ने एक जल योजना चलाई गई है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन किया जाता है। और वो कौन सी जल योजना है? वो है जल स्वावलंबन योजना। राज्य सरकार ने चलाई है ग्रामीण लोगों के लिए जल स्वावलंबन योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है ना उनमें पानी को स्टोर किया जाता है। तो ये था हमारा जल संसाधन का टॉपिक फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।